30 दिसंबर 2006 सुबह का समय। एक आदमी फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा था। चेहरे पर डर नहीं, घबराहट नहीं, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास। कुछ ही मिनटों बाद दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में से एक इतिहास बन गया। उसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोगों के लिए वह अरब दुनिया का सबसे बहादुर नेता था, कुछ लोगों के लिए वह एक निर्दयी तानाशाह। लेकिन सवाल यह है, क्या सद्दाम हमेशा से ऐसा था? क्या वह बचपन से ही सत्ता का भूखा था, या हालात ने उसे वैसा बना दिया? आज हम जानेंगे एक गरीब बच्चे से इराक का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बनने तक की पूरी कहानी। और यकीन मानिए, यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। अध्याय एक गरीब बच्चे का जन्म। 28 अप्रैल 1937 इराक के छोटे से गांव अल अफजा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सद्दाम हुसैन। लेकिन उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, या वे परिवार से अलग हो चुके थे। घर में गरीबी थी, सुरक्षा नहीं थी, भविष्य का कोई सहारा नहीं था। उसकी मां मानसिक तनाव में रहने लगी। कहा जाता है कि वह इस बच्चे को जन्म भी नहीं देना चाहती थी। यानी जिस दुनिया में सद्दाम ने पहली सांस ली, वह दुनिया पहले से ही उसके खिलाफ थी। अध्याय 2 सौतेले पिता का अत्याचार। कुछ समय बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह फैसला सद्दाम के लिए एक नई मुसीबत बन गया। उसका सौतेला पिता बहुत कठोर स्वभाव का था। बताया जाता है कि वह अक्सर सद्दाम के साथ मारपीट करता था। कई बार उसे भूखा रखा जाता, अपमानित किया जाता, डराया जाता। सोचिए, जिस बच्चे को प्यार मिलना चाहिए था, उसे केवल डर मिला। यही डर धीरे धीरे उसके अंदर कठोरता में बदलने लगा। अध्याय 3 जिसने जिंदगी बदल दी। सद्दाम की जिंदगी में एक इंसान आया जिसने उसका पूरा भविष्य बदल दिया। उसके मामा खैरुल्लाह तलफा। वे राष्ट्रवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सद्दाम को अपने पास बुला लिया। यहीं पहली बार सद्दाम ने सम्मान महसूस किया। यहीं पहली बार उसने राजनीति, अरब राष्ट्रवाद और शक्ति की भाषा सीखी। उसके मामा अक्सर कहा करते थे, कमजोर इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। शायद यही बात सद्दाम के मन में हमेशा के लिए बैठ गई। अध्याय 4 शिक्षा और महत्वाकांक्षा। सद्दाम पढ़ाई में बहुत साधारण नहीं था। उसे इतिहास पसंद था। उसे उन लोगों की कहानियां पसंद थीं जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। वह अक्सर सोचता था, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूं? लेकिन उसके सपने बड़े थे और जेब खाली। फिर भी उसने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि उसे पता था गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। अध्याय 5 राजनीति में पहला कदम। 1950 का दशक। इराक में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। सरकारें बदल रही थीं, तख्ता पलट हो रहे थे। यहीं सद्दाम की मुलाकात हुई बाथ पार्टी से। यह पार्टी अरब राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारों का समर्थन करती थी। युवा सद्दाम इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। यहीं से उसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। अध्याय 6 पहली बड़ी साजिश। 1959 इराक के प्रधानमंत्री थे अब्दुल करीम कासिम। सद्दाम और उसके साथियों ने उनकी हत्या की योजना बनाई। हमला हुआ, लेकिन कासिम बच गए। सद्दाम घायल हो गया और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। वह पहले सीरिया, फिर मिस्र पहुंचा। यहीं उसने राजनीति की पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन उसके मन में केवल एक सपना था, वापस लौटना और सत्ता हासिल करना। अध्याय 7 वापसी। 1963 इराक में सत्ता बदल गई। सद्दाम वापस लौट आया, लेकिन राजनीति अभी भी अस्थिर थी। कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बहुत लोग यहीं हार मान लेते, लेकिन सद्दाम नहीं। बताया जाता है कि वह जेल से भाग निकला और फिर उसने अपने राजनीतिक नेटवर्क को पहले से भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। अध्याय 8 असली खेल। 1968 इराक में फिर तख्ता पलट हुआ। इस बार बाथ पार्टी सत्ता में आ गई और यहीं से सद्दाम का असली उदय शुरू हुआ। हालांकि राष्ट्रपति कोई और था, लेकिन धीरे धीरे असली ताकत सद्दाम के हाथों में आने लगी। वह सुरक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण करने लगा।
सेना में अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करने लगा। सरकार के हर महत्वपूर्ण फैसले में उसकी भूमिका बढ़ती गई। लोग समझने लगे, नाम चाहे किसी और का हो, लेकिन असली शक्ति सद्दाम के पास है। अध्याय 9। डर की राजनीति। सद्दाम एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, अगर सत्ता चाहिए तो केवल लोकप्रिय होना काफी नहीं, सत्ता को बचाने के लिए वफादारी भी चाहिए, और वफादारी कभी प्यार से तो कभी डर से हासिल की जाती है। उसने धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सरकार के खिलाफ जाना बहुत जोखिम भरा माना जाने लगा। यहीं से उसकी छवि एक बेहद कठोर नेता की बनने लगी। 1979 पूरा इराक एक विशाल सभा देख रहा था। सद्दाम हुसैन मंच पर खड़ा था, उसके हाथ में एक कागज था। वह एक एक करके कुछ नाम पढ़ने लगा। जिन लोगों के नाम पुकारे गए उन्हें सभा से बाहर ले जाया गया। कुछ ही समय बाद उनमें से कई लोगों को मौत की सजा दे दी गई। यहीं से सद्दाम हुसैन आधिकारिक रूप से इराक का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। लेकिन यही वह पल भी था जिसने उसकी जिंदगी को महानता और विवाद दोनों के रास्ते पर हमेशा के लिए डाल दिया। बिल्कुल, आगे भाग दो प्रस्तुत हैं। इसमें मैंने संतुलित और तथ्य आधारित शैली रखी है ताकि वीडियो जानकारीपूर्ण और विश्वसनीय रहे। भाग दो, सत्ता, विकास और डर का साम्राज्य। साल 1979, बगदाद का एक विशाल हॉल। सैकड़ों नेता अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। मंच पर खड़ा था एक नया राष्ट्रपति, सद्दाम हुसैन। उसके हाथ में एक कागज था। उसने नाम पढ़ना शुरू किया। एक नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिन लोगों के नाम पुकारे गए उन्हें बाहर ले जाया गया। कुछ पर देशद्रोह का आरोप लगा और बाद में कई को मृत्यु दंड दिया गया। उस दिन पूरे इराक को एक संदेश मिल गया, अब सत्ता में सिर्फ एक आदमी होगा और उसका नाम है सद्दाम हुसैन। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सिर्फ डर से शासन करता था या उसने अपने देश को बदलने की भी कोशिश की? आइए जानते हैं। अध्याय 1। राष्ट्रपति बनने के बाद 16 जुलाई 1979 सद्दाम हुसैन आधिकारिक रूप से इराक के राष्ट्रपति बने। लेकिन सच यह था कि कई वर्षों से वे सत्ता के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सेना, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनका मानना था, अगर सत्ता कमजोर हुई तो देश भी कमजोर हो जाएगा। यही सोच उनके शासन की पहचान बनी। अध्याय 2। तेल बना सबसे बड़ा हथियार। उस समय इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक था। तेल से होने वाली आय तेजी से बढ़ रही थी। सद्दाम ने इस धन का एक बड़ा हिस्सा देश के विकास पर खर्च किया। नई सड़कें बनी, बिजली परियोजनाएं शुरू हुईं, बड़े अस्पताल बनाए गए, सरकारी इमारतें और उद्योग स्थापित किए गए। इराक को आधुनिक बनाने की कोशिश शुरू हुई। अध्याय 3। शिक्षा में बदलाव। सद्दाम सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कई जगह नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए, साक्षरता अभियान चलाए गए, ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश हुई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उस दौर में इराक की शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधारों का उल्लेख किया। हालांकि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का कड़ा नियंत्रण भी था और राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव मौजूद था। अध्याय 4। स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य सेवाओं में भी निवेश किया गया। सरकारी अस्पतालों का विस्तार हुआ। कई क्षेत्रों में मुफ्त या कम लागत वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तेल से मिलने वाली आय ने इन योजनाओं को गति दी। कई लोगों के लिए यह समय बेहतर जीवन सुविधाओं का दौर था। अध्याय 5। लेकिन दूसरी तस्वीर भी थी जहां विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ डर भी बढ़ रहा था। सरकार की आलोचना करना आसान नहीं था। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जाता था, कई मामलों में यातनाएं दी जाती थीं और असहमति को कठोरता से दबाया जाता था। समर्थकों का कहना था कि यह देश की स्थिरता के लिए आवश्यक था। आलोचकों का कहना था कि इससे नागरिक स्वतंत्रता सीमित हो गई। यहीं से सद्दाम की छवि दो हिस्सों में बंट गई। अध्याय 6। व्यक्तित्व का प्रभाव। धीरे धीरे पूरे इराक में सद्दाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, सड़कों पर, टीवी पर। वे खुद को एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनके भाषणों में अक्सर राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और इराक की शक्ति की बात होती थी। अध्याय 7। अमेरिका और पश्चिम के साथ संबंध।
1970 और 1980 के दशक में मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही थी। ईरान में इस्लामी क्रांति हो चुकी थी। इससे पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल गया। इसी समय सद्दाम और ईरान के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह तनाव जल्द ही इतिहास के सबसे लंबे और विनाशकारी युद्धों में बदलने वाला था। अध्याय 8, महत्वाकांक्षा। सद्दाम केवल इराक के नेता बनकर संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि इराक पूरे अरब क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति बने। उनका सपना था एक मजबूत, आधुनिक और प्रभावशाली इराक। लेकिन बड़े सपनों के साथ बड़े फैसले भी आते हैं और कभी-कभी वे फैसले पूरे देश की दिशा बदल देते हैं। अध्याय 9, आने वाला तूफान। 1980 सीमा पर तनाव बढ़ चुका था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ इराक, दूसरी तरफ ईरान। किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध 8 साल तक चलेगा। लाखों लोगों की जान जाएगी और इराक की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। यही युद्ध आगे चलकर सद्दाम की सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। 22 सितंबर 1980 पहली गोलियां चली। टैंक सीमा पार कर गए। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ने लगे और शुरू हुआ ईरान इराक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी और जिसने सद्दाम हुसैन को दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में ला खड़ा किया। लेकिन क्या यह युद्ध जरूरी था या यह इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक था? बिल्कुल। यह भाग 3 है। इसमें मैंने ऐतिहासिक घटनाओं को संतुलित और तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है ताकि वीडियो नाटकीय भी लगे और जानकारी भी सही रहे। भाग 3, युद्ध जिसने इराक की किस्मत बदल दी। 22 सितंबर 1980 सुबह का समय। इराकी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे थे। सीमा पर हजारों टैंक आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही घंटों में पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में घिरने वाला था। सद्दाम हुसैन ने युद्ध का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आने वाले कई वर्षों तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। अध्याय 1, ईरान इराक युद्ध की शुरुआत। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से खराब होने लगे। सीमा विवाद पहले से मौजूद था। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आखिरकार 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को विश्वास था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्याय 2, 8 साल का नरक युद्ध। 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 8 साल तक चला। 1980 से 1988 तक दोनों देशों ने भारी नुकसान उठाया। सीमा पर लगातार लड़ाइयां हुई, शहरों पर मिसाइलें दागी गईं, तेल के ठिकानों पर हमले हुए। लाखों सैनिक और नागरिक इस युद्ध से प्रभावित हुए। इतिहासकारों के अनुसार दोनों पक्षों को मिलाकर लाखों लोग मारे गए या घायल हुए। अध्याय 3, दुनिया किसके साथ थी? यह युद्ध केवल 2 देशों का नहीं रह गया। अलग अलग देशों ने अपने अपने हितों के अनुसार दोनों पक्षों को विभिन्न स्तरों पर समर्थन दिया। मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया। युद्ध जितना लंबा चलता गया, इराक की अर्थव्यवस्था पर उतना ही दबाव बढ़ता गया। अध्याय 4, युद्ध खत्म, लेकिन कीमत बहुत भारी। 1988 में युद्ध विराम हुआ। कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। इराक पर भारी कर्ज चढ़ चुका था। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। अब सद्दाम के सामने एक नया संकट था। पैसा कहां से आए? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अध्याय 5, कुवैत की ओर बढ़ते कदम। इराक का आरोप था कि कुवैत जरूरत से ज्यादा तेल उत्पादन कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें गिर रही हैं और इराक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सीमा और तेल क्षेत्रों को लेकर भी विवाद था। कूटनीतिक बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। फिर 2 अगस्त 1990 इराकी सेना कुवैत में दाखिल हो गई। कुछ ही समय में कुवैत पर इराक का नियंत्रण हो गया। अध्याय 6, दुनिया का गुस्सा। कुवैत पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की निंदा की। इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका और कई अन्य देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया। उनकी मांग साफ थी, इराक तुरंत कुवैत छोड़ दे। लेकिन सद्दाम पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
अध्याय 7 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जनवरी 1991। आसमान में सैकड़ों लड़ाकू विमान, समुद्र में युद्धपोत, रेगिस्तान में हजारों सैनिक। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने इराक के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इसे दुनिया ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना। लगातार हवाई हमले हुए, फिर जमीनी अभियान शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना को कुवैत से पीछे हटना पड़ा। अध्याय 8 पीछे हटती सेना और जलते तेल कुएं। जब इराकी सेना पीछे हटी तो कुवैत के कई तेल कुओं में आग लगा दी गई। आसमान महीनों तक धुएं से ढका रहा। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक मानी जाती है। दुनिया ने पहली बार युद्ध का ऐसा दृश्य देखा। अध्याय 9 प्रतिबंधों का दौर। युद्ध के बाद इराक पर कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। इनका असर आम लोगों पर भी पड़ा। दवाइयों की कमी, आर्थिक कठिनाइयां और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर। इस दौर को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है कि इन प्रतिबंधों का मानवीय प्रभाव कितना गंभीर था। अध्याय 10 सद्दाम की छवि। इस समय तक दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। कुछ लोग उन्हें विदेशी दबाव के सामने न झुकने वाला नेता मानते थे। दूसरी ओर कई सरकारें और मानवाधिकार संगठन उनके शासन की आलोचना करते थे और उन पर गंभीर आरोप लगाते थे। यानी एक ही व्यक्ति लेकिन दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। 1991 का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अमेरिका और इराक के रिश्ते लगातार खराब होते गए। दुनिया बार बार एक सवाल पूछ रही थी, क्या सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी हथियार हैं? यही सवाल कुछ साल बाद पूरे इराक की किस्मत बदल देगा और 2003 में एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जो आज भी दुनिया की सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। भाग 4 गिरफ्तारी, मुकदमा, फांसी और सद्दाम हुसैन की विरासत। 13 दिसंबर 2003 इराक के एक छोटे से कस्बे के पास अमेरिकी सैनिक एक फार्म हाउस की तलाशी ले रहे थे। अचानक जमीन के नीचे छिपा एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ढक्कन हटाया गया और अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला थका हुआ आदमी बाहर निकला। सैनिकों ने पूछा, हु आर यू? उसने शांत आवाज में जवाब दिया, आई एम सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इराक। कुछ ही सेकंड में दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक कैदी बन चुका था। अध्याय 1 2003 अमेरिका ने हमला क्यों किया? 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा नीति और सख्त कर दी। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी व्यापक विनाश के हथियार हो सकते हैं और इराक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इन आरोपों को आधार बनाकर मार्च 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया। हालांकि बाद की जांचों में इराक में ऐसे सक्रिय हथियारों का प्रमाण नहीं मिला। यही कारण है कि 2003 का इराक युद्ध आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे विवादित निर्णयों में गिना जाता है। अध्याय 2 बगदाद का पतन 20 मार्च 2003 मिसाइलें, बम, धुआं और लगातार हवाई हमले। कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना कमजोर पड़ने लगी। 9 अप्रैल 2003 बगदाद पर गठबंधन सेनाओं का नियंत्रण हो गया। दुनिया ने टीवी पर सद्दाम हुसैन की विशाल प्रतिमा गिरते हुए देखी। यह दृश्य कई लोगों के लिए एक युग के अंत का प्रतीक बन गया, लेकिन सद्दाम खुद कहीं दिखाई नहीं दिए। अध्याय 3 दुनिया का सबसे बड़ा खोज अभियान। अमेरिका ने सद्दाम को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। उनके परिवार, करीबी सहयोगियों और पुराने ठिकानों की तलाशी ली गई। महीनों तक कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच तरह तरह की अफवाहें फैलती रहीं। कोई कहता वे सीरिया चले गए, कोई कहता वे रेगिस्तान में छिपे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अध्याय 4 ऑपरेशन रेड डॉन। 13 दिसंबर 2003 अमेरिकी सेना को एक गुप्त सूचना मिली। वे टिकरित के पास एक फार्म हाउस पहुंचे। वहां जमीन के नीचे बने एक छोटे छिपने के स्थान, जिसे अक्सर स्पाइडर होल कहा गया, से सद्दाम हुसैन मिले। उन्होंने गिरफ्तारी के समय प्रतिरोध नहीं किया। दुनिया भर में यह खबर कुछ ही घंटों में फैल गई। अध्याय 5 मुकदमा। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम पर इराकी विशेष न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए। सबसे प्रमुख मामला दुजैल का था,
जहां 1982 की एक घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी और हत्याओं के आरोप लगाए गए। सद्दाम ने अदालत में कई आरोपों से इनकार किया और खुद को इराक का वैध राष्ट्रपति बताया। यह मुकदमा पूरी दुनिया की नजरों में था। कुछ लोगों ने इसे न्याय की प्रक्रिया कहा, दूसरों ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अध्याय 6, अंतिम फैसला, 5 नवंबर 2006। अदालत ने सद्दाम हुसैन को दोषी ठहराया। सजा सुनाई गई, फांसी। दुनिया भर में इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ देशों और लोगों ने इसे न्याय बताया, कुछ ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होनी चाहिए थी। अध्याय 7, 30 दिसंबर 2006 सुबह फांसी का तख्ता तैयार था। सद्दाम हुसैन को वहां लाया गया। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अंत तक खुद को इराक का राष्ट्रपति कहा। कुछ ही क्षण बाद उनकी फांसी पूरी कर दी गई। यह वीडियो बाद में लीक हुआ और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। एक युग समाप्त हो चुका था। अध्याय 8, क्या सद्दाम सिर्फ तानाशाह थे? यहीं से इतिहास कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका जवाब सभी एक जैसा नहीं देते। कुछ इराकी कहते हैं उनके समय में कानून व्यवस्था बेहतर थी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश हुआ, देश क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली था। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और अनेक इतिहासकारों ने उनके शासन में राजनीतिक दमन, असहमति पर कठोर कार्रवाई और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया है। यानी उनकी विरासत पर आज भी मतभेद है। अध्याय 9, क्या अमेरिका सही था? 2003 का इराक युद्ध आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं सद्दाम का शासन समाप्त होना आवश्यक था। दूसरे कहते हैं युद्ध ने पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना दिया। हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोग विस्थापित हुए और इराक को लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इतिहास में यह बहस आज भी जारी है। अध्याय 10, सद्दाम हमें क्या सिखाते हैं? सद्दाम हुसैन की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता की, महत्वाकांक्षा की, युद्ध की, निर्णयों की और उनके परिणामों की। उन्होंने गरीबी से उठकर देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया, लेकिन सत्ता को बनाए रखने के लिए लिए गए कई फैसलों ने उन्हें दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में भी शामिल कर दिया। इतिहास किसी इंसान को पूरी तरह महान या पूरी तरह बुरा शायद ही कभी घोषित करता है। इतिहास अक्सर यह पूछता है उसने क्या किया, क्यों किया और उसके फैसलों का असर लोगों पर क्या पड़ा। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जो आज भी मध्य पूर्व की राजनीति, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा में बार बार सामने आता है। कुछ लोग उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता मानते हैं, कुछ उन्हें एक कठोर तानाशाह के रूप में याद करते हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने 20वीं और 21वीं सदी के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी और शायद यही कारण है कि उनकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। वह अब भी किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में और इतिहास की बहसों में जिंदा है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या इतिहास सद्दाम हुसैन को एक मजबूत शासक के रूप में याद रखेगा या एक विवादित नेता के रूप में? अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलेंगे।